हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हैं एग्ज़ाम के लिए। बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका ये थर्ड चैप्टर है हेनरी जेम्स की शॉर्ट स्टोरी पेस्ट का। और इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि लास्ट जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो यहीं से आए हैं। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपने स्टडी करने हैं एक एक कर और कैसे उनके आंसर आपने लिखने हैं एग्जाम में। इतना आपका सफिशिएंट रहता है। और अपनी तरफ से आप अगर ऐड करना चाहते हैं और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। आई हैव फाउंड अ लॉट मोर थिंग्स। काफ़ी चीज़ें मिली हैं मुझे। हर कजिन सैड टू हर। तो यहाँ पर शार्लोट के जो कजिन होते हैं ऑर्थर, प्राइमर ऑर्थर, वो कहते हैं अपने कजिन से कि मुझे काफ़ी चीज़ें मिली हैं। व्हाट आर दीज थिंग्स। तो ये कौन सी थिंग्स की बातें कर रही हैं जो मिली हैं उनको। कहाँ पर मिली थी? उनकी स्टेप मदर के रूम में। तो किस तरह की चीज़ों की बात कर रही हैं? मीन्स यहाँ आपसे पूछा गया है कि ऐसा क्या उनको मिला है। ये सब आपने लिखना है ब्रीफ में। हर कजिन, और आप यहाँ पर नाम भी दे सकते हैं उनके कजिन का नाम क्या है। हर कजिन शार्लोट हैज़ फाउंड हर कजिन। तो अब यहाँ पर देखिए हर आया है तो यहाँ पर कजिन फिर शार्लोट नहीं है, कौन है? ऑर्थर है यहाँ पर। और ये हर से मतलब यहाँ पर शार्लोट है। शार्लोट एंड ऑर्थर दे बोथ हैड बीन कजिन्स। हर कजिन ऑर्थर प्राइमर हैज़ फाउंड मैनी थिंग्स इन हिज डिपार्टेड मदर्स रूम। और उनकी मदर कौन है? जो स्टेप मदर थी उनकी, शी हैड बीन एन एक्ट्रेस। और यहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है। डिपार्टेड मदर हैं क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनके रूम में जो भी उनको सामान मिला है, चीज़ें मिली हैं, वो उसके बारे में बात कर रही हैं। शार्लोट के कजिन ऑर्थर को काफ़ी चीज़ें मिली हैं अपनी डेड मदर के रूम में से। इन द रूम दे फाउंड ऑन अ टेबल अ कन्फ्यूज्ड क्लस्टर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स। और ये सब सामान कहाँ रखा हुआ था? एक टेबल पर रखा हुआ था। कन्फ्यूज्ड क्लस्टर से क्या मतलब हुआ यहाँ पर कि वो सामान इस तरीके से, मीन्स काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था, जैसे किसी ने उसको टच नहीं किया है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। जैसा सामान था वो उसको एज इट इज़ छोड़ा गया था। तो किसी ने भी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी, और जैसे कि किसी का कोई उसमें इंटरेस्ट ही ना हो। तो इसको यहाँ पर कन्फ्यूज्ड क्लस्टर, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी जो वहाँ पर, जिसे कह सकते हैं कि मल्टी थिंग्स थी वहाँ। और ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ओके, ब्राइट ऑब्जेक्ट से मतलब यहाँ पर जो चमकीली वस्तुएं से मतलब क्या हुआ? ज्वेलरी। शार्लोट शी वॉज अट्रैक्टेड टू अ नेकलेस। और इन सभी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा शार्लोट को जिसने अट्रैक्ट किया वो क्या था? एक नेकलेस था ऑफ लार्ज पर्ल्स। और किसका था ये नेकलेस? ये हार किसका था? मोतियों का। काफ़ी बड़े बड़े मोती, जो लार्ज पर्ल्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े मोतियों का ये हार था। और इस पर्ल नेकलेस को शार्लोट ने इतना ज़्यादा लाइक किया, इतना ज़्यादा उन्होंने इसकी तरफ वो अट्रैक्टेड हुई, विच शी थॉट वॉज जेन्युइन। और उनको लगा कि ये क्या है? ये नेकलेस पूरी तरह से रियल है, जेन्युइन है। ऑर्थर सरमाइज्ड इट टू बी सिंपली आ पेस्ट। लेकिन उनके कजिन ऑर्थर को क्या लगा? वो पूरी तरह से श्योर थे कि ये रियल नहीं है नेकलेस। ये क्या है? ये एक पेस्ट है, ये उसकी एक सिर्फ कॉपी है। और ये आर्टिफिशियल नेकलेस है, मीन्स ये कॉस्टली या प्रीशियस नहीं है। तो यहाँ पर ये आपने इस तरीके से लिखना है कि पूरी तरह से बताना है आपने कहाँ सामान मिला, क्या था उसमें, और कौन से सामान ने शार्लोट को इतना अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। देयर वॉज अ बॉक्स ऑन द टेबल। On the top shelf had many things and Charlotte took up 2 or 3 of the subjects of this revelation. जो भी वहाँ पर शेल्फ की टॉप पर रखा हुआ था एक बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर जो भी अट्रैक्टिव चीज़ें थी उसमें सबसे ज़्यादा शार्लोट को क्या पसंद आया? जो भी सामान आया, 2 और 3 जो भी चीज़ें वहाँ पर रखी थी। There was a big bracelet in the form of a gilt serpent with many twists and beady eyes.
और एक वहाँ पर ब्रेसलेट भी रखा था काफ़ी बड़ा, जो किस फॉर्म में था, जैसे कि गिल्ड सरपेंट होता है, सरपेंट की फॉर्म में ये ट्विस्ट हुआ था काफ़ी जगह से, और ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। इसकी बीडी आइज़ थी, ये भी अच्छा लगा शार्लोट को। तो उसे जो भी चीज़ें अच्छी लगी, 2-3 थिंग्स वो उसने वहाँ से ली थी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन लिखना है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन लिखना है, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है, व्हाट डज इट स्पीक ऑफ आर्थर प्राइम्स कैरेक्टर व्हेन हिज कजिन कमेंट्स दैट ही सीम्स टू ब्रूड विदाउट सोरो। व्हाट डज इट स्पीक ऑफ आर्थर प्राइम्स कैरेक्टर। आर्थर प्राइम जो कजिन है किसके, शार्लोट के, और उनका पूरा कैरेक्टर सिर्फ इन 2 वर्ड्स में शार्लोट ने कमेंट कर कर डिफाइन कर दिया है। जब हम ये 2 वर्ड पढ़ते हैं शार्लोट के, जब स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी, टू ब्रूड विदाउट सोरो, तो किस तरह का कैरेक्टर ऑर्थर प्राइम का यहाँ पर प्रेजेंट करती हैं उनकी कजिन, इस तरह का कमेंट कर कर, दैट ही सीम्स टू ब्रूड विदाउट सोरो। मीन्स वो क्या है, वो सोरोफुल नहीं है, वो थॉटफुल है, वो सोच रही है, विचार कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट कर रही हैं, अंदर ही अंदर वो कुछ सोच तो ज़रूर रही हैं, लेकिन दूर से भी ऐसा नहीं लग रहा है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो किसी भी तरह के दुख में हैं। कोई भी सोरो, कोई भी दुख उन्हें है। किसके मरने का, उनकी मदर, उनकी स्टेप मदर के मरने का कोई भी दुख उन्हें नहीं है। और इससे क्या कैरेक्टर सामने आ रहा है कि देखिए वो थॉटफुल है, वो अंदर ही अंदर सोच रही हैं, सीरियस हैं इस टाइम, और प्रैक्टिकल लग रही हैं, काफ़ी रेशनल लग रही हैं, लेकिन सोरोफुल नहीं लग रही हैं। तो उनका कैरेक्टर देखते हैं यहाँ पर, और इसको आप अपने तरीके से, अगर आपको छोटा आंसर लग रहा है तो आप कैसे भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए 7 to 8 लाइन्स ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। अपने तरीके से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेन है आपका, क्या वो आंसर है, बस उस पर आप यहाँ पर फोकस कीजिए। अब शार्लोट ने अपने कजिन आर्थर प्राइम के कैरेक्टर के ऊपर ये जो कमेंट किया है, दैट ही सीम्स टू ब्रूड विदाउट सोरो, ब्रूड कहते हैं टू थिंक। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट काफ़ी कुछ कह देता है, स्पीक्स अ लॉट ऑफ आर्थर प्राइम। और ये उनका कमेंट या स्टेटमेंट उनकी कजिन आर्थर प्राइम की, जो शार्लोट हैं, सब कुछ उनके कैरेक्टर के बारे में बता देता है। और सबसे पहली बात हमें क्या पता चलती है, जब यहाँ पर आता है विदाउट सोरो, देखिए उनकी मदर की, स्टेप मदर की डेथ हो चुकी है, वो वहाँ पर बैठे हैं, और जरा सा भी अगर उनको दुख नहीं है, तो इससे क्या हमें पता चलता है, दैट ही हैज़ नो फीलिंग्स, कि उनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी इमोशंस या सेंसिटिविटी या फीलिंग्स नहीं है। किसके लिए, मीन्स अपनी स्टेप मदर के लिए ही नहीं है। तो वो पूरी तरह से क्या है, हार्टलेस हैं, या फीलिंगलेस हैं, या कह सकते हैं रेशनल या प्रैक्टिकल हैं। बट स्टिल हिज फेस हैज़ सम इंटेंशंस, उसके फेस पर कोई दुख नहीं है दूर दूर तक भी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर फेस से पता चल रहा है कि वो सीरियस है, और कुछ ना कुछ उनके अंदर चल रहा है, उनके इरादे पता चल रहे हैं, कि मीन्स वो अंदर से कुछ सोच रही हैं। और क्या सोच रही हैं ये तो पता नहीं है बाहर से, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन ये क्लैरिटी है इस बात में कि वो दुखी नहीं है। तो उनका पूरा कैरेक्टर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। सबसे पहले कि ही हैज़ नो फीलिंग्स, आप चाहें तो इसे हेडिंग्स में लिख सकते हैं, और इस तरह से अंडरलाइन भी कर सकते हैं आप अपने शॉर्ट आंसर को। बट स्टिल हिज फेस हैड सम इंटेंशन, कहते हैं जो भी उनके इरादे हैं। ही इज़ नॉट सेंसिटिव, ओके, जब क्योंकि वो विदाउट सोरो वहाँ बैठे हुए हैं, जब फीलिंग्स ही नहीं है तो वो क्या नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, इमोशनल नहीं है, एंड श्रूड, लेकिन किसी भी तरह की उस टाइम कोई इंटेलेक्चुअलिटी वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो रही है, क्योंकि वो पूरी तरह से खोए हुए हैं, किसमें, अपनी ही दुनिया में, अपने ही विचारों में वो खोए हुए हैं। ही सफ़र्स बट विदाउट what Charlotte in her own case calls pain। शार्लोट कहती है कि वो लग रहा है कि वो सफ़र कर रही हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर चल रहा है, लेकिन शार्लोट को लगता है कि उसे पेन नहीं कह सकते। अगर शार्लोट उनकी जगह होती तो उनके केस में वो उसे क्या कहती कि वो दर्द है, पेन है, वो पेन को सफ़र कर रही हैं। लेकिन आर्थर प्राइम के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो ये नहीं कह सकती, क्योंकि विदाउट सोरो वर्ड उन्होंने यूज़ किया है,
कि किसी भी तरह के पेन को वो इंटरनली सफ़र कर रही हैं। तो वो सफ़र तो कर रही हैं लेकिन बिना किसी पेन के वो सफ़र कर रही हैं। बट ही कैन डू बेटर बाई हिज ओन सेल्फ, और वो बेटर कर सकती हैं। उनके जो कज़िन हैं ऑर्थर प्राइम, उनको अच्छे तरीके से पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अब ये भी काफ़ी देखिए आपका स्मॉल है और आप इसे अपने तरीके से जितना ज़्यादा आप इसको लेंदी बनाना चाहें बना सकती हैं। वॉट वॉज द प्रोफेशन, अब यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वॉट वॉज द प्रोफेशन ऑफ शार्लोट, शार्लोट का क्या प्रोफेशन है, मीन्स वो क्या काम करती हैं। और एक पूछा गया है वेयर वॉज शी वर्किंग, कि वो कहाँ काम कर रही थी। तो उनका प्रोफेशन क्या था और वो कहाँ काम कर रही थी। 2 क्वेश्चन जब यहाँ पर आते हैं तो आपने इस तरीके से उनको लिखना है कि जैसे इसको बड़ा बनाने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, शार्लोट द कजिन ऑफ ऑर्थर प्राइम और द मेन कैरेक्टर और द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी पेस्ट, शी वॉज वर्किंग एट ब्लीट। ओके, और इस तरीके से आप उसको 7 to 8 लाइन्स तक ले जा सकते हैं अपने तरीके से। तो कहाँ काम कर रही थी शार्लोट, वो ब्लीट में काम करती थी। शी हैड टेकन अ मंथ्स लीव फ्रॉम देयर, और वहाँ से वो 1 महीने की उन्होंने क्या ली हुई थी, लीव ली हुई थी। क्यों ली हुई थी, क्योंकि उनकी आंट की डेथ हो गई थी और इसीलिए 1 मंथ की लीव पर वो वहाँ पर आई हुई थी। कहाँ पर, जहाँ पर उनके ये ऑर्थर प्राइम बैठे हुए थे, वहाँ पर वो सब आती हैं। एक जिस तरह का फ्यूनरल वहाँ पर होता है तो उसके लिए वो डिसाइड करती हैं कि उनको 1 मंथ की लीव लेकर आती हैं वो ब्लीट से। देयर शी वॉज डूइंग द जॉब ऑफ गवर्नेस, और ब्लीट में वो किस तरह का उनका प्रोफेशन था। शी हैड बीन अ गवर्नेस, वो एक गवर्नेस थी, जो उनकी थी, कह सकते हैं कि वो गवर्न करती थी या टीच करती थी। एक टीचर की जॉब कह सकते हैं कि वो वहाँ पर टीचर थी या गवर्नेस थी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि उनके स्टूडेंट्स थे। ये आपका 3rd क्वेश्चन आ गया और दोनों का ही आंसर हमारे इसमें है कि उनका प्रोफेशन क्या था और वो कहाँ काम करती थी। और ये आपका लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पूछे गए हैं लास्ट ईयर और ये ऑलरेडी आपका पूछा जा चुका है। पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी इसको रिपीट कर दिया जाए। अब 4th क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डज द वर्ड रेलिक रेफर टू, रेलिक का मतलब क्या होता है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर रेलिक वर्ड आया है शॉर्ट स्टोरी में, तो इसका मतलब क्या होता है। टू डिस्क्राइब द कंफ्यूज्ड क्लस्टर ऑफ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल इन द डार्कन्ड रूम। जब उनकी स्टेप मदर की डेथ होती है तो उनके रूम में जो भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स पड़े रहते हैं एक टेबल पे, क्योंकि रूम क्या होता है, डार्क होता है, काफ़ी अंधेरा रूम के अंदर रहता है। और उस रूम के अंदर, उस डार्क रूम के अंदर एक टेबल पर कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर पड़े रहते हैं और वो कैसे होते हैं, कंफ्यूज्ड क्लस्टर होते हैं। मीन्स काफ़ी सारी वहाँ पर चीज़ें रहती हैं लेकिन वो क्लस्टर होती हैं कैसे, कंफ्यूज्ड का। कंफ्यूज्ड से मतलब क्या हुआ कि वो इस तरीके से वहाँ पे बिखरी हुई थी, पड़ी हुई थी कि कोई उनको देखने वाला नहीं था, कोई भी किसी का जैसे कि उनसे कोई अटैचमेंट नहीं था, या शायद वो रूम काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ था। तो कोई भी किसी का भी ध्यान उन चीज़ों पर नहीं गया, किसी ने भी उनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर नहीं रखा। बस वो क्या था, एक क्लस्टर था, एक जैसे हीप होता है, ढेर होता है सब सामानों का और मिक्स कर उसको रख देते हैं। तो वो इतना कंफ्यूज्ड क्लस्टर था, लेकिन ये दिखाई दे रहा था कि वो किसका था, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स थे। अब यहाँ पर जो फोकस हमें करना है वो इन्होंने जो वर्ड पूछा है वो पूछा है रेलिक, कि रेलिक से आप क्या समझते हैं, रेलिक का यहाँ पर क्या मीनिंग है। अब देखिए रेलिक का यहाँ पर मीनिंग इस तरीके से आप लिखेंगे, सफिशिएंट है आपका आंसर। अब रेलिक्स का मतलब होता है जैसे मेमोरीज जिसे बोलते हैं, रिमेम्बरेंस बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी बातें कि जो मेमोरीज होती हैं हमें याद आती हैं। और सामान कह सकते हैं कुछ, कि कोई ऐसा सामान जो अपनी उसी ओल्ड फॉर्म में है, ऐसा का ऐसा ही है एज इट इज़, कोई भी उसके साथ मीन्स किसी तरह के भी चेंजेस उसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, रेलिक इज एन ऑब्जेक्ट और थिंग विच वॉज मेड इन सम पास्ट टाइम एंड इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट डे। तो रेलिक क्या है, कुछ इस तरह की एक ऐसी चीज़ है या
एक ऐसा ऑब्जेक्ट या थिंग है कि जिसे हम यूज़ करते थे, जो पास्ट टाइम से रिलेटेड है। पास्ट टाइम में हम उसे यूज़ करते थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हम उसे यूज़ नहीं करते। मीन्स जो हमारे ओल्ड टाइम की या पास्ट टाइम की कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग होती है, उसे हम रेलिक कह सकते हैं, क्योंकि वो मेमोरीज है, वो रिमेम्बरेंस है, वो यादें हैं। इट इज़ द सर्वाइविंग ट्रेस ऑफ समथिंग। और बस यही एक सर्वाइविंग ट्रेस होता है कि जो भी जिंदा चीज़ बचती है, जो भी निशानी कह सकते हैं हम किसी की होती है, वो उसे ही रेलिक कह सकते हैं कि वहाँ पर कुछ रेलिक थे, कुछ ये उनकी आंट की या उनकी स्टेप मदर की कुछ ये रिमेम्बरेंस थी, कुछ मेमोरीज थी, या बस एक वही बाकी बची हुई थी और कुछ बचा नहीं था वहाँ पर, जिनसे हम कितनी ही बार अटैच्ड भी हो जाते हैं। एक अटैचमेंट हमारा उनके साथ होता है, क्योंकि बस वही सर्वाइविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इट सर्वाइव्स इन इट्स प्रिमिटिव फॉर्म। और वहाँ पर जो वो क्लस्टर था ब्राइट ऑब्जेक्ट्स का, वो बस वही जिंदा था, वही उस टाइम बाकी बचा हुआ था। और कैसे बचा हुआ था? अपनी प्रिमिटिव फॉर्म में, जो भी जैसे भी वो जिस भी शेप में, जिस तरह से भी वो पास्ट में था, मीन्स कोई चेंजेस नहीं किए गए, कोई किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। और जो भी उनकी प्रिमिटिव फॉर्म थी, पास्ट फॉर्म थी, उनकी अपनी नेचुरल फॉर्म थी, ओरिजिनल फॉर्म में ही वो इस टाइम है, तो उन्हें रेलिक कहते हैं। हियर इन द स्टोरी रिमेम्बरेंसेस आर सीन एज रेलिक्स। अब यहाँ पर इस शॉर्ट स्टोरी में अगर ये वर्ड आया है रेलिक, तो इसका क्या मतलब होता है? रिमेम्बरेंसेस, जो भी यादें होती हैं। और वो शार्लोट वेंट अप टू लुक एट द थिंग्स। जब शार्लोट जाती हैं ऊपर, उस रूम में जाती हैं अपनी आंट के, तो वहाँ पर जब वो रेलिक थिंग्स देखती हैं, विच वर लाइंग, जो कहाँ पड़ी हुई थी? टेबल पर, कन्फ्यूज्ड क्लस्टर की तरह पड़ी हुई थी। कुछ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स थे वहाँ पर उस अंधेरे कमरे में। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आप आंसर देंगे, और अपनी लैंग्वेज में भी आप अगर चाहें तो अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये भी आपका लास्ट ईयर आया हुआ है, व्हाट डज शार्लोट थिंक अबाउट द नेकलेस इन रिलेशन टू द डेड लेडी? डेड लेडी यहाँ पर ये कौन होती है? उनकी आंट होती हैं, और आर्थर प्राइम की जो स्टेप मदर होती हैं, और शार्लोट की आंट होती हैं। तो शार्लोट क्या सोचती है उस नेकलेस के बारे में? वो जो स्ट्रिंग होती है, पर्ल की मोतियों का हार होता है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, उनकी आंट का वो हार होता है, तो वो उसके बारे में उनकी क्या थिंकिंग होती है शार्लोट की? अब इस तरीके से आप इसको आंसर देंगे। शार्लोट थिंक्स अबाउट द नेकलेस एज अ नेकलेस ऑफ लार्ज पर्ल्स। उसके काफ़ी बड़े बड़े मोती होते हैं, ये मोतियों का हार होता है नेकलेस, और ये मीन्स ये मोतियों का हार होता है। और जो नेकलेस होता है, इसके अंदर कैसे पर्ल्स होते हैं? काफ़ी बड़े इसके अंदर पर्ल्स मोतियों के होते हैं। शार्लोट को उस नेकलेस को देखकर किसकी याद आती है? ऑफेलिया की। और जैसे उसमें मेंशन था, हैमलेट में शेक्सपियर का प्ले होता है हैमलेट, और उसमें हैमलेट की जो बिलविड होती है ऑफेलिया, उनको उसकी याद आती है उस नेकलेस को देखकर। सच एस माइट वंस हैव ग्रेस्ड द लॉन्ग नेक ऑफ ऑफेलिया, कि इतना ज़्यादा ग्रेसफुल, इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिव उनको नेकलेस लगता है कि ये सेम वही नेकलेस है। शायद बिल्कुल इसी तरीके का नेकलेस रहा होगा जिसने ऑफेलिया की लॉन्ग नेक को ग्रेस किया होगा। द नेकलेस इज फॉर हर वर्थ समथिंग, और उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी वर्दी है, वैल्यूबल है ये नेकलेस, जो ऑर्थर प्राइम के लिए नहीं है, क्योंकि वो उसको क्या मानता है? इररेलीवेंट मानता है, आर्टिफिशियल मानता है। लेकिन फर्स्ट साइट में ही ये नेकलेस मन जीत लेता है किसका? शार्लोट का, क्योंकि वो उनकी तरफ इतनी अट्रैक्ट हो जाती है उस नेकलेस की तरफ कि वो सबसे ब्यूटीफुल लगता है, और उनके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नेकलेस। शी हैज़ गैदर्ड इट इन हर हैंड्स, और वो क्या करती हैं? इतना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल उनको लगता है कि वो उसको अपने हाथों में क्या कर लेती हैं? इकट्ठा कर लेती हैं। शी हैज़ गैदर्ड इट, इट से मतलब यहाँ पर वो जो स्ट्रिंग होती है, पर्ल्स की नेकलेस होता है, उसको अपने हाथों में इकट्ठा कर लेती है। जैसे हम लेते हैं ना, नेकलेस लेते हैं और उसको अपने हाथों से इस तरीके से अच्छे तरीके से, मीन्स उसकी जो ग्रिप होती है नेकलेस की, उसका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि शार्लोट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थी उस नेकलेस की तरफ, तो वो क्या करती हैं? शी हैज़ गैदर्ड इट इन हर हैंड्स। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, वाई डज शार्लोट अपोलोजाइज टू आर्थर? ऐसा क्या होता है कि शार्लोट को माफ़ी मांगनी पड़ी थी? किससे? अपने कजिन आर्थर प्राइम से। तो वो उनसे माफ़ी क्यों मांगती है? मीन्स वो अपोलोजाइज क्यों करती हैं शार्लोट? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
वाई डज शार्लोट अपोलोजाइज टू आर्थर? शार्लोट थिंक्स दैट पर्ल्स आर रियल। जैसे कि आपने देखा, अभी आपको बता रही हैं, शार्लोट के लिए वो नेकलेस काफ़ी इम्पोर्टेंट था, काफ़ी वैल्यूएबल था। वो उनको कैसा लग रहा था कि ये जो मोतियों का हार था वो रियल था, वो उनको आर्टिफिशियल नहीं लगा। लेकिन उनके कजिन ऑर्थर को वो कैसा लगता था? आर्टिफिशियल, इररेलीवेंट। और यहाँ पर जब शार्लोट कहती हैं कि ये रियल है और ऑर्थर कहते हैं कि नहीं ये आर्टिफिशियल है, और ऑर्थर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उनकी कजिन शार्लोट का ये कहना कि ये जो नेकलेस है पर्ल्स का, ये रियल है और काफ़ी कॉस्टली है। लेकिन बाद में शार्लोट क्या करती हैं, वो अपने कज़िन आर्थर के इस आर्ग्यूमेंट से एग्री कर जाती हैं कि हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सही है, ये रियल नहीं है, ये रियल नहीं हो सकता। और वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि उनको लगता है कि आर्थर को गलत लगी उनकी ये बात, इसीलिए शार्लोट क्या करती हैं, वो अपोलोजाइज करती हैं। But afterwards agrees with the argument of author that pearls are so easily imitated कि हाँ, ये किसका पेस्ट है और इसकी कॉपी है, जो रियल नेकलेस होता है, लेकिन ये क्या नहीं है, असली नहीं है, सिर्फ ये उसकी इमिटेशन है। इमिटेशन से मतलब उसकी एक कॉपी है। दिस वॉज द रीज़न वाई शार्लोट अपोलोजाइजेस टू आर्थर। और यही रीज़न होता है कि शार्लोट क्या करती हैं, आर्थर से अपोलोजाइज करती हैं, क्योंकि उन्होंने नेकलेस को क्या बताया था, आर्टिफिशियल बताया था उनके कजिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड शार्लोट वॉन्ट टू कीप द ज्वेलरी ऑफ द आंट? आखिर शार्लोट अपनी आंट की ज्वेलरी, जो उनकी डेड आंट होती हैं, उनकी इतनी कॉस्टली, इतनी ब्राइट ज्वेलरी होती है, उसे अपने पास क्यों रखना चाहती हैं? एंड वाई डिड ऑर्थर गिव इट अवे टू हर सो ईजिली? और ऐसा क्या होता है कि जो ऑर्थर ने इतना ईजिली उनको वो सब कुछ दे दिया था? वो काफ़ी कॉस्टली थी, लेकिन ऑर्थर ने फिर भी अपनी कज़न शार्लोट को अपनी स्टेप मदर की सारी ज्वेलरी इतनी ईजिली क्यों दे दी थी? द प्रोटेगोनिस्ट शार्लोट इज फैसिनेटेड विद द नेकलेस ऑफ शाइनिंग पर्ल्स। जो हमारी प्रोटेगोनिस्ट होती हैं, जो हमारी मेन कैरेक्टर या नैरेटर है यहाँ पर शार्लोट, वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाती हैं किससे? वो जो मोतियों का हार था, वो जो इतना ब्यूटीफुल नेकलेस था, पर्ल्स का बना हुआ था। These are the property of her aunt's stepson Arthur Prime। और रियल में देखें तो ये जिस पर इसका पोजेशन था, जो इसका रियल ओनर था, वो कौन था? उनका कजिन आर्थर प्राइम, जो बेटा था किसका? उनकी आंट का। उनकी आंट का स्टेप सन था आर्थर प्राइम, और उसका ही ये एक्चुअल पोजेशन था, उसकी ही रियल प्रॉपर्टी थी उनकी स्टेप मदर की, जो भी ज्वेलरी थी। दीज आर ओके, दीज से मतलब ये जो भी नेकलेस था, जितनी भी ज्वेलरी थी, ये सब प्रॉपर्टी थी जो उनकी आंट का स्टेप सन था, जिसका नाम था आर्थर प्राइम, और जो कजिन था शार्लोट का। शी वंडर्स इट दे कुड बी अ गिफ्ट फ्रॉम समवन। और शार्लोट वंडर्स करती हैं, उनको लगता है कि इतनी कॉस्टली, इतनी प्रीशियस ज्वेलरी, इतना ब्यूटीफुल नेकलेस ज़रूर उन्हें किसी ने कहीं ऐसा तो नहीं कि गिफ्ट किया हो, और कहीं से उन्हें गिफ्ट मिला हो ये। व्हेन हर आंट वॉज एन एक्ट्रेस, जब उनकी आंट क्या रही थी? एक एक्ट्रेस रही थी, तो उनके काफ़ी फैंस हो सकते हैं, फॉलोवर्स हो सकते हैं, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस थी। तो देखिए, हो सकता है कि किसी ने उनको क्या दिया हो, ये गिफ्ट में इतनी सारी ज्वेलरी, इतना सुंदर मोतियों का हार जो बिल्कुल रियल था, कि शायद उनके किसी फैन ने उनको गिफ्ट में दिया हो। आर्थर सेज दैट द पर्ल्स आर पेस्ट। लेकिन आर्थर, उनका कज़न, क्या कहता है कि नहीं, ये रियल नहीं है पर्ल्स, ये क्या है? सिर्फ ये कॉपी है, पेस्ट है या इमिटेशन है, मीन्स ये आर्टिफिशियल पर्ल्स हैं, ये रियल नहीं है। और क्योंकि ये रियल नहीं है तो ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो सकते। देन शी एग्रीज टू कीप दिस ज्वेलरी विद हर। और जब आर्थर कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये प्रीशियस नहीं है, कॉस्टली नहीं है, क्योंकि ये ओरिजिनल मोतियों से नहीं बनी हुई, तो उस टाइम फिर शार्लोट मान जाती हैं, और तभी वो उस ज्वेलरी को अपने पास रखने के लिए एग्री होती है, अपनी कंसेंट देती हैं। अदरवाइज़ वो कहती हैं कि नहीं, ये ज्वेलरी काफ़ी कॉस्टली है ऑर्थर, और इस पर जो फर्स्ट राइट है, फर्स्ट पोजीशन है, वो तुम्हारा है, क्योंकि तुम ही इसके मालिक हो। लेकिन जब वो देखती हैं कि ऑर्थर का उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो इतनी कॉस्टली नहीं है, वो तो सिर्फ क्या है,
आर्टिफिशियल हैं, तो वो एग्री हो जाती है उन्हें अपने पास रखने के लिए। यहाँ पर था ना कि ऑथर ने आखिर क्यों उनको इतनी जल्दी, इतना ईजिली उनको दे दिया, क्योंकि ऑथर को लगता था कि वो नकली हैं, एज दे वर नथिंग मोर देन पेस्ट। और क्योंकि ऑथर के लिए वो क्या थी, वो कुछ नहीं थी, सिर्फ एक पेस्ट, एक आर्टिफिशियल से ज़्यादा, एक इमिटेशन या कॉपी से ज़्यादा, कि जो ओरिजिनल नेकलेस था उसकी एक कॉपी है। आर्थर enthusiastically approves to give it away to her in an easy way। और यही रीज़न होता है कि ऑर्थर पूरे मन से, enthusiastically, पूरे उत्साह के साथ वो क्या करते हैं, इस नेकलेस को किसे दे देते हैं, जाने देते हैं अपने हाथों से, किस पर, शार्लोट को वो दे देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8-1, द डेड एक्ट्रेस। और ये डेड एक्ट्रेस कौन होती हैं, शार्लोट की आंट होती है, और ऑर्थर प्राइम होती हैं उनकी ये स्टेप मदर होती है, जो एक्ट्रेस रही थी अपने पास्ट टाइम में। शी वॉज टू पुअर इन हर लास्ट डे टू कीप हर ट्रेजर। ये डेड एक्ट्रेस इतनी ज़्यादा पुअर थी अपने लास्ट डेज में कि वो चाहकर भी इनको संभाल कर क्या नहीं रख सकती थी, इस अपने ट्रेजर को सेफ नहीं रख सकती थी। बट शी वुड नॉट पास्ट विद इट। लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्यों हुआ, मीन्स वो काफ़ी गरीब थी और उनके पास इतना सारा खजाना था, अगर वो चाहती तो क्या कर सकती थी, इसको बेचकर अपनी पॉवर्टी से कहीं ना कहीं वो अलग हो सकती थी, उनको छुटकारा मिल सकता था अपनी गरीबी से। वाई वॉज इट सो दैट शी डिड नॉट सेल इट एंड अरेंज हर सब्सटीट्यूट। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि इसके बाद भी, इतना खजाना होने के बाद भी, जो उनकी डेड आंट थी, जिन्होंने काफ़ी गरीबी में दिन बिताए, फिर उन्होंने इसको बेचा क्यों नहीं। अगर वो चाहती तो इसको बेचकर क्या कर सकती थी, जो भी उनकी डेली के सब्सटीट्यूट्स होते थे वो उनको अरेंज कर सकती थी। मीन्स अगर वो चाहती तो उनकी लाइफ काफ़ी ईजिली गोन कर सकती थी, लेकिन फिर उन्होंने इसको बेचा क्यों नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर ये आ जाएगा, द डेड एक्ट्रेस वॉज अ नाइस लेडी। नो डाउट, जो ये डेड एक्ट्रेस थी उनकी स्टेप मदर थी ऑर्थर की, एक टाइम में वो काफ़ी अच्छी फेमस एक्ट्रेस रही थी और एक नाइस लेडी थी। शी वॉज बियॉन्ड रिप्रोच, और किसी भी तरह की रिप्रोच से वो काफ़ी दूर थी। मीन्स जो भी एक बैड नेम होता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म से वो बिल्कुल दूर थी। मीन्स उन पर किसी तरह का कोई भी चार्ज, एलिगेशन नहीं लगा सकते थे। उनका कैरेक्टर काफ़ी अच्छा रहा था, उनकी इमेज काफ़ी अच्छी रही थी, और उनके लिए सब कुछ क्या था, उनका ऑनर था उनके लिए। और उनको हम ये नहीं कह सकते थे कि कोई भी काम उन्होंने ऐसा किया कि जो उनके ऑनर के लिए सही ना हो। तो इसीलिए वो एक बहुत अच्छी लेडी थी और हमेशा अपने ऑनर का ध्यान रखती थी। शार्लोट फील्स दैट दिस वॉज 100 टाइम्स ट्रू। और ये बिल्कुल सच था। क्या सच था, दैट इज देयरफॉर द एक्ट्रेस could not out of her slender gains ever have paid for a row of pearls। और यही रीज़न था कि शार्लोट को पूरा विश्वास था कि उनकी आंट ने अपने सेल्फ के लिए, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या नहीं किया, इस पर्ल का, इस नेकलेस का यूज़ नहीं किया। मीन्स शी हैड नॉट बीन सेल्फिश नहीं थी और किसी तरह से ग्रीडी नहीं थी। अगर वो चाहती तो इसे बेचकर काफ़ी पैसा ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, उनका ऑनर था। और शार्लोट को पूरा पता है, विश्वास है कि उनकी आंट का नेचर या टेम्परामेंट या कैरेक्टर कैसा था। बहुत ही अच्छा उनका कैरेक्टर था। दे शीम्ड टू बी फॉल्स पर्ल्स। और ये जो मोती हैं ये कैसे लग रहे थे, ये फॉल्स लग रहे थे, ये आर्टिफिशियल थे। ड्यू टू ऑल दीज रीजन शी डिडंट सेल हर ट्रेजर टू मीट आउट हर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइवलीहुड। और यही रीज़न था कि उनकी आंट ने उनको क्या नहीं किया, उनको बेचा नहीं, और जो भी उनकी डेली लाइफ के सब्सटीट्यूट्स थे उनको अरेंज नहीं किया, क्योंकि उनके लिए उनका ऑनर सबसे बड़ा था। और दूसरी बात क्या थी कि वो क्या लगते थे, कि जैसे कि वो आर्टिफिशियल है, वो नेकलेस ऐसे लगते थे। देन नेक्स्ट 9th वन क्वेश्चन इज, वाई वॉज ऑर्थर रिजेंटफुल ऑफ द आइडिया। ऑथर को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है, या वो क्यों नाराज हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, और जो भी आइडिया था उस ज्वेलरी के बारे में वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। दैट दिस ज्वेलरी कुड कम टू हर बाई वे ऑफ गिफ्ट। जब उनकी कजिन शार्लोट उनसे कहती है कि ये इतनी
कॉस्टली ज्वेलरी उनकी स्टेप मदर को ज़रूर किसी ने गिफ्ट में दी होगी, क्योंकि वो उनके हस्बैंड इतने ज़्यादा रिच नहीं होते कि वो उनको इस तरह की ज्वेलरी परचेज़ कर सके, उनके हस्बैंड उनको ये गिफ्ट दे सके। तो ज़रूर कहीं ना कहीं से उनको ये गिफ्ट में मिली होगी। और जब शार्लोट ये बात कहती है तो ऑर्थर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? वाई वॉज आर्थर रिजेंटफुल? वो इतने नाराज़ क्यों हो जाते हैं इस आइडिया से? ऑर्थर वॉज रिजेंटफुल ऑफ द आइडिया दैट ज्वेलरी कुड हैव कम टू बी एज अ गिफ्ट। वो क्यों नाराज हो जाते हैं? बिकॉज फॉर हिम शी वॉज अ पायस लेडी। क्योंकि उनको इतना तो विश्वास था, देखिए यही विश्वास शार्लोट को था और यही ऑर्थर प्राइम को भी था कि चाहे कुछ भी हो लेकिन उनकी स्टेप मदर एक काफ़ी पायस लेडी थी। बहुत ही अच्छा उनका कैरेक्टर था, एक नाइस लेडी थी और पूरी तरह से प्योर थी। वो किसी से भी कभी भी लाइफ में गिफ्ट नहीं ले सकती थी। सो इट वॉज इम्प्रॉपर टू स्पीक इन दिस वे। इसलिए बहुत गलत बात है कि अगर उनकी डेथ के बाद इस तरह की बातें उनके बारे में की जाए। मीन्स किसी की भी डेथ के बाद अगर उनके बारे में इस तरह की बात की जाए तो वो काफ़ी गलत है, क्योंकि वो अब इस टाइम है नहीं यहाँ पर रियलिटी बताने के लिए। और जब पूरी लाइफ उन्होंने अपनी एक ऑनर में, एक रेस्पेक्ट में पास की, तो अब उनकी डेथ के बाद हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि उन्हें किसी ने गिफ्ट दिया होगा, ये मोतियों का हार उनके स्टेप मदर को किसी ने गिफ्ट में दिया होगा, तो ये सीधा सीधा क्या है? उनके कैरेक्टर को इंडिकेट करना, उनके कैरेक्टर को डिसऑनर करना है। इसीलिए उनको बुरा लगता है ऑर्थर को, उनके स्टेप सन को। इट वॉज इम्प्रॉपर टू स्पीक, और ये बहुत ही गलत है इस तरह की बातें करना। किसके बारे में? उनकी स्टेप मदर के बारे में। ऑर्थर वॉज एंग्री टू हियर सच ए स्टेटमेंट अबाउट हिज स्टेप मदर। और यही रीज़न होता है कि ऑर्थर क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं जब वो इस तरह की बातें सुनते हैं, इस तरह का स्टेटमेंट सुनते हैं जो किसने कहा था? शार्लोट ने कहा था। और किसके बारे में? उनकी स्टेप मदर के बारे में या अपनी आंट के गिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वुड शार्लोट नॉट शो द ज्वेलरी शी ब्रोट विद हर टू हर प्यूपिल्स। अब शार्लोट को वो ज्वेलरी दे देते हैं उनके कजिन आर्थर, जो ये समझते हैं कि वो सारी ज्वेलरी क्या थी? आर्टिफिशियल थी, इररेलीवेंट थी। और शार्लोट जब वापस आती है, क्योंकि वो बिलीट में काम कर रही थी, वहाँ पर वो टीचर थी, गवर्नेंस थी, जब वो वहाँ पर वापस आती है तो उन ज्वेलरीज को लेकर आती है। तो क्या कारण होता है कि शार्लोट उन ज्वेलरी को किसको नहीं दिखाती? अपने स्टूडेंट्स को नहीं दिखाती, मीन्स उनको वो शो ऑफ नहीं करती। और जो वो अपने साथ लेकर आती हैं तो वो किसको नहीं दिखाती? टू हर प्यूपिल्स, अपने स्टूडेंट्स को वो उन्हें शो नहीं करती। आंसर इसका इस तरीके से आ जाएगा, शार्लोट हैड विद डिफ़िकल्टी मेड अ प्लेस फॉर द ज्वेलरी इन हर ट्रंक। शार्लोट को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी, क्योंकि वो ज्वेलरी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी और इतनी अट्रैक्टिव थी कि वो उनको काफ़ी संभाल कर रखना चाहती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उनको कैसे रखे, और अपने ट्रंक में, अपने बॉक्स में उसे रखने में उसे प्रॉब्लम हुई, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई। शी फाउंड ओकेजन्स टू रिवर्ट दैम इन एन एयर। और वो क्या चाहती थी कि वो इन जो भी ये ज्वेलरीज थी, इनको कभी कभी वो क्या करती थी, इनको हवा भी दिखाती थी ताकि ये ख़राब ना हो जाएं। और जब भी उसको ओकेज़न मिलता, कोई ना कोई मौका मिलता, तो वो क्या करती, इनको खुली हवा में भी रखती। जैसे कि ट्रंक में रखा है, कोई सामान बॉक्स में रखा है, तो फिर वो खोलती थी उस ट्रंक को, फिर उनको हवा दिखाती थी, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए, वो उसके लिए इतनी ज़्यादा कीमती थी। देन शी यूज टू कीप दैम इन वेरियस पाइल्स ऑफ क्लॉथिंग। फिर वो क्या किया करती थी कि वो सभी ज्वेलरी को, कभी कभी वो क्या करती थी कि उनको जो क्लॉथ्स होते हैं कपड़ों के पाइल्स में, पाइल से मतलब यहाँ पर होता है जो लेयर्स होती हैं, वेरियस लेयर्स होती हैं अलग अलग कपड़ों में, उनको बहुत सारे कपड़ों में उनको बांध कर वो रखा करती थी, ढेर बनाती थी, उनके लेयर्स वाइज लेयर रखती थी उनको, कि कहीं ये क्या ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। तो उनको हवा दिखाती थी, उनको बॉक्स में संभाल कर रखती थी, इवन उनको कपड़ों में भी वो लपेट कर रख देती थी, लेयर्स के बीच में पाइल्स बनाकर। Yet she was never for the joke tempted to show them to her pupils. लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी भी उन्होंने नहीं सोचा कि वो उस ज्वेलरी को किसको शो करे, किसके सामने डिस्प्ले करे, अपने प्यूपिल्स के सामने, अपने स्टूडेंट्स के सामने कभी भी उन्होंने नहीं चाहा कि वो इन्हें डिस्प्ले करे, क्योंकि वो इतना एंगेज्ड रहती थी उनकी केयर करने में। और उनके जो स्टूडेंट्स थे
ग्वेंडोलन एंड ब्लैंशी। तो ये ब्लैंशी और ग्वेंडोलन उनके स्टूडेंट्स के नाम हैं और वो चाहते थे, इन पार्टिकुलर ऑलवेज वांटेड, वो चाहते थे कि ऑन हर रिटर्न, कि जब शार्लोट वापस आए तो वो क्या करे, उनको वो सामान दिखाए जो वो वहाँ से लेकर आई हैं, बिकॉज दे बोथ स्टूडेंट्स दे वर वेरी क्यूरियस। और जब वो वापस आए टू नो व्हाट शी हैड ब्रोट बैक, कि वो अपने साथ क्या लेकर आई हैं, लेकिन शार्लोट उनको उन्हें दिखा ही नहीं पाई। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन मिसेस गाय टू सी द ज्वेलरी एंड व्हाट डिड शी डिमांड। तो देखिए, शार्लोट अपने स्टूडेंट्स को तो वो ज्वेलरी नहीं दिखा पाई जो वो लेकर आई थी अपनी आंट के यहाँ से, जो ऑर्थर ने उनको प्रोवाइड की थी। लेकिन जब वो उन ज्वेलरी को किसे दिखाती हैं, मिसेस गाय को दिखाती हैं, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है उनको देखकर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्या कहती हैं, मीन्स उनकी क्या डिमांड होती है मिसेस गाय की। और ये थर्ड कैरेक्टर है हमारा, एक तो हमारा शार्लोट आ गया था आपका ऊपर और एक ऑर्थर प्राइम था, अभी हमारा थर्ड कैरेक्टर है। तो उनका रिएक्शन हमें यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने ज्वेलरी को देखा तो उनका रिएक्शन क्या था। शार्लोट पोर्ड द ज्वेलरी आउट ऑन द सोफा। शार्लोट ने क्या किया, जो भी ज्वेलरी वो अपने साथ लेकर आई थी उन सबको उसने सोफा पर डाल देती है वो। एंड मिसिस गाय सो देम बिफोर द ग्लास, और जो ग्लास होता है जिसे हम क्या बोलते हैं कि जिनसे अच्छी तरीके से देखा जाता है, वो सारी ज्वेलरी वो एक ग्लास लेकर आती हैं, जस्ट लाइक जैसे कि हम किसी चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं, जस्ट लाइक दैट। इन क्लैपिंग ऑन द डायडम स्पोक दस, और उनको उस गिलास से देखकर, उनको जब वो मैग्नीफाई करती हैं तो वो इतना ज़्यादा खुश होती हैं उनको देखकर, और वो क्या क्लैप करती हैं, खुश होकर वो क्या कहती हैं, आउ फुली जॉली वी कैन डू इवेनो। ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं ज्वेलरी जो तुम लेकर आई हो कि इनसे हम क्या कर सकते हैं, इवेनो जो हमारा नॉवेल है, इवेनो की जो स्टोरी है उसे भी हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इवेनो एक हिस्टोरिकल नॉवेल है और वो ज्वेलरी क्योंकि एंशिएंट है, ओल्ड है, अपनी प्रिमिटिव फॉर्म में है, तो मिसेस गाय को लगता है कि इस ज्वेलरी के साथ, क्योंकि एक जो लुक आ रहा है वो कैसा आ रहा है, हिस्टोरिकल लुक आ रहा है, क्योंकि काफ़ी पुरानी ज्वेलरी है और हम इससे क्या कर सकते हैं, इवेनो स्टोरी को अच्छे तरीके से स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। मिसिस गाय फर्दर सेड दैट दे वर लार्जर देन लाइफ एंड वर गुड फॉर हिस्टोरिक सीन्स, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ज्वेलरी अट्रैक्टिव हैं, लार्जर देन लाइफ वो उनको मानती हैं, और ये कोई भी हिस्टोरिकल सीन जब हम परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए ये ज्वेलरी बेस्ट रहेगी। एंड शी डिमांडेड टू लीव दोज ज्वेलरी विद हर एज दे वुड इंस्पायर हर। और वो क्या कहती हैं, क्या डिमांड करती हैं कि शार्लोट तुम इन ज्वेलरी को यही छोड़ दो, क्योंकि इससे क्या होगा, ये मुझे इंस्पायर करती रहेंगी क्या करने के लिए, कोई भी हिस्टोरिक सीन क्रिएट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो ये उनका इतना अच्छा फर्स्ट रिएक्शन होता है। जैसे कि शार्लोट खुद उनकी उस ज्वेलरी को जब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था अपने आंट के रूम में, तो वो खुद इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड उन्होंने फील किया था, और सेम हैपेंड विद मिसिस गाय ऑल्सो। तो उनको भी वो ज्वेलरी काफ़ी पसंद आती है जो शार्लोट लेकर आई है अपने आंट के यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आएगा, What were the comments of the onlookers of the necklace on the party। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी कि जब उस नेकलेस को पहनकर मिसिस गाय कहाँ जाती हैं, पार्टी में जाती हैं, इन द पार्टी। ओके, तो जो ऑन लुकर्स होते हैं, जो पार्टी में जितने भी वहाँ पर पर्सन होते हैं, वो जब उसको उनको देखते हैं तो उनका क्या कमेंट होता है, वो किस तरह का रिएक्शन करते हैं। अब देखिए, शार्लोट का हमने रिएक्शन देखा उस ज्वेलरी को देखकर, वो उसको रियल लगी थी, और मिसिस गाय का हमने रिएक्शन देखा, वो उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी थी कि उनको लग रहा था कि ये हिस्टोरिकल ज्वेलरी है। और ऑर्थर प्राइम का भी हमने रिएक्शन देखा, वो उसको इरेलीवेंट लगी, अनरियल लगी। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन देखना है किसका, जो ऑन लुकर्स होते हैं, पासर्स बाई होते हैं, जो भी पार्टीज में लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था जब उन्होंने उस नेकलेस को मिसिस गाय के गले में देखा। मिसिस गाय हैड लिसन्ड विद विजिबल इंटरेस्ट, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मिसिस गाय को रिएक्शन लेना, लोगों के कमेंट्स जानना कि लोग कैसा फील कर रहे हैं उस नेकलेस के बारे में।
शी हैड लिसन्ड विद विजिबल इंटरेस्ट, और ऐसा नहीं था कि वो छिपकर सुन रही थी, मीन्स उनको सब कुछ वो बहुत ही अटेंटिवली माइन्यूटली इंटरेस्ट लेकर जो भी उनके सामने विजिबल हो रहा था, जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे या रिएक्शन दे रहे थे, वो काफ़ी माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व कर रही थी। The onlookers wanted to know whether the jewelry was paste or real pearls। अब वो इतनी ज़्यादा ज्वेलरी ब्यूटीफुल थी कि किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअल है, ये रियल है या आर्टिफिशियल है, और लोग उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे थे कि वो दे कुडंट कंट्रोल देमसेल्व्स टू आस्क फ्रॉम मिसिस गाई वेदर द नेकलेस वॉज रियल और आ कॉपी, कि ये रियल है या आर्टिफिशियल है। वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे और सब आकर मिसिस गाई से पूछ रहे थे कि आपका नेकलेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सुंदर है, और ये रियल है या आर्टिफिशियल है। दे लुक्ड ऑन द शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, और दे से मतलब यहाँ पर जो ऑन लुकर्स थे, उन्होंने जो भी उसकी शाइन थी नेकलेस की, वो उसको देख रहे थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। दे लुक्ड ऑन द शाइनिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो नेकलेस काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था, उसके पर्स शाइन कर रहे थे, और वो क्या पूछ रहे थे, वर दीज ऑब्जेक्ट्स रियल, कि क्या ये मोती सच्चे मोती हैं, क्या ये ओरिजिनल मोती हैं। दिस वॉज द कमेंट ऑफ द ओकेज़न, और उस ओकेज़न पर जब वो पार्टी में जाती हैं तो वहाँ पर ये लोगों का रिएक्शन था कि वो पूछ रहे थे कि क्या ये रियल नेकलेस है। दे ट्रीटेड दैम एज फ्रैंक ओरिजिनल, और जितने भी वहाँ पर ऑन लुकर्स थे सब यही कह रहे थे कि नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कम्प्लीटली एक ओरिजिनल नेकलेस है। मीन्स जो भी इसमें मोती हैं वो बिल्कुल सच्चे मोती हैं, और सच्चे मोती हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली नेकलेस है, क्योंकि वो पेस्ट नहीं है, वो इमिटेशन या कॉपी नहीं है, बल्कि वो एक ओरिजिनल नेकलेस है, रियल नेकलेस है। सो ये रिएक्शन था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मिसिस गाई एडवाइज शार्लोट, व्हाट फीचर ऑफ मिसिस गाइस कैरेक्टर इज रिवील्ड बाय दिस इंसिडेंट। अब हमें यहाँ पर मिसिस गाई का भी कैरेक्टर पता चलता है कि मिसिस गाई ने क्या एडवाइस दी शार्लोट को, और जो भी वो शार्लोट को एडवाइस देती हैं उससे ही पता चलता है कि उनका रियल कैरेक्टर क्या है। तो यहाँ पर मिसिस गाई का कैरेक्टर रिवील हो जाता है उस इंसिडेंट से, जब मिसिस गाई पार्टी में जाती हैं और लोग इस तरह का रिएक्शन देते हैं, एक पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं उनके नेकलेस को, तो वो यहाँ पर फिर शार्लोट को क्या एडवाइस देती हैं, क्योंकि वो क्या था, उनको पता चल चुका था कि ये रियल नेकलेस है। और फिर वो क्या एडवाइस देती हैं शार्लोट को। शी टोल्ड शार्लोट, मिसिस गाई टोल्ड शार्लोट दैट हिज कजिन वॉज एन एस, कि उनका जो कजिन है ऑर्थर प्राइम, वो पूरी तरह से क्या है, एक फूल है, स्टूपिड पर्सन है। ही गेव हर दी ज्वेलरी थिंकिंग इट टू बी पेस्ट। उनका कजिन ऑर्थर बिल्कुल स्टूपिड है, क्योंकि उसे ये तक नहीं पता कि जो नेकलेस उसने तुम्हें दिया है, जो मोतियों का हार उसने तुम्हें ऐसे ही पकड़ा दिया है, वो फेक नहीं है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि वो क्या है, पूरी तरह से ओरिजिनल है, वो पेस्टेड नहीं है या इमिटेटेड नहीं है। और उसने क्या सोच कर दिया था तुम्हारे कजिन ने कि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल हार है। तो अगर उसने ऐसा सोचा इस नेकलेस के बारे में, तो तुम्हारा कज़न क्या है, वो स्टूपिड है। मिसिस गाई एडवाइज्ड हर टू रिटर्न द पर्स टू हर, और क्या एडवाइस देती हैं मिसिस गाई शार्लोट को, कजिन इफ़ दे टर्न आउट टू बी प्रीशियस, कि तुम क्या करो, क्योंकि ये क्या है, ये बिल्कुल सच्चे मोतियों का हार है, तो तुम अपने ब्रदर को इसे वापस लौटा दो। तो क्या मिसेस गाई ने उनको ये एडवाइस सही दी थी, क्योंकि उसके ब्रदर ने तो सोचा कि ये अनरियल है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये तो क्योंकि रियल नेकलेस है, ये तो काफ़ी कॉस्टली है, और इसका जो फर्स्ट राइट है, पोजीशन है, वो तुम्हारे कज़िन का ही है, और अच्छा नहीं लगता कि तुम इस तरह से इतना कॉस्टली अपने पास रखो, तो अच्छा रहेगा कि तुम इसे वापस कर दो, किसको, अपने कज़िन को। और यहीं से उनका कैरेक्टर पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ऑनेस्ट हैं, और काफ़ी अच्छी एडवाइस दी थी उन्होंने शार्लोट को। सो शी एडवाइज्ड कजिन इफ़ दे टर्न आउट टू बी प्रेशियस, क्योंकि अब ये क्या हो चुके हैं, प्रेशियस हो चुके हैं, और हमें सबको पता चल चुका है, तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम इन्हें क्या करो। सो शी एडवाइज्ड शार्लोट टू गिव दैम बैक
टू रियल ओनर। तो तुम क्या करो कि इन्हें वापस कर दो, किसको, जो इनका रियल ओनर है। और वो रियल ओनर कौन है, तुम्हारा कजिन, वही इनका राइट, इनका मालिक है और उसी का ये अधिकार है कि वही इनको रखे, क्योंकि ये सही नहीं है कि इतनी प्रीशियस चीज़ें हम उससे लें। दिस इंसिडेंट रिवील्स, जब इस तरह की एडवाइस देती है मिसेस गाय शार्लोट को, तो ये उनका गुड कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है। क्योंकि देखिए शार्लोट और ऑर्थर को तो लग रहा है कि वो अनरियल हैं, फेक हैं और इतने कॉस्टली नहीं है, लेकिन मिसेस गाय को रियलिटी पता चल गई थी। उसके बाद भी वो अगर चाहती तो उसको वो रख सकती थी अपने पास, लेकिन फिर भी वो शार्लोट को क्या कहती हैं, रियलिटी बताती हैं और उसको एडवाइस भी देती हैं कि जो इनका रियल ओनर है उसके पास ये वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है। शी इज़ अ नाइस वुमन टू गाइड समवन, तो एक वो काफ़ी अच्छी लेडी है, ये उनका कैरेक्टर पता चलता है। फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, व्हाट डिड शार्लोट डू एट दिस। जब शार्लोट को मिसिस गाय ने ये एडवाइस दी कि तुम ये नेकलेस, तुम ये मोतियों का हार अपने कजिन को वापस कर दो जो इनको नकली समझ रहा है, और शार्लोट को जब ये रियलिटी पता चलती है कि वो काफ़ी कॉस्टली मोतियों का हार है, वो ओरिजिनल है, तो वो क्या करती हैं, क्योंकि शार्लोट को तो उसने दे दिया था। तो अब लेकिन शार्लोट का भी कैरेक्टर पता चलता है कि शार्लोट अब क्या करती हैं। शार्लोट फाउंड आउट दैट हर आंट वॉज अ काइंड लेडी, क्योंकि उनको पता था कि उनकी आंट थी वो काफ़ी अच्छी एक लेडी थी। नाइदर हर हस्बैंड नो हिज सन नो शार्लोट हर सेल्फ न्यू और ड्रीम्ड ऑफ हर पजेसिंग एनीथिंग सो प्रीशियस। उनकी आंट एक काफ़ी अच्छी लेडी थी, काइंड हार्टेड थी, और किसी को भी नहीं पता था उनकी इस ज्वेलरी के बारे में, उनके इस परचेसिंग, जो भी उनके पास ये कुछ भी ऐसा था उनके पास अपना जो काफ़ी प्रीशियस था, काफ़ी कॉस्टली था, क्योंकि वो पुअर फैमिली में आई थी, उन्होंने जिनसे शादी की थी वो काफ़ी पुअर थे। तो ना तो शार्लोट को इस बारे में कोई नॉलेज थी, ना ही उन्होंने कभी सपने में सोचा था कि उनकी आंट के पास इतनी प्रीशियस कोई चीज़ होगी, ना ही उनके हस्बैंड को, हस्बैंड से मतलब यहाँ पर जो उनके अंकल थे, उनके अंकल को भी ये बात नहीं पता थी, यहाँ तक कि जो उनके सन थे ऑर्थर, उनको भी ये बात नहीं पता थी, ना ही शार्लोट को ये बात पता थी, ना ही वो सब कभी सपने में भी सोच सकते थे कि वो इतने गरीब थे कि वो ठीक से गुजारा भी नहीं कर पा रहे थे। और एक तरफ कहाँ कि उनके पास, उनकी आंट के पास कोई इतनी कॉस्टली ज्वेलरी होगी। Thus Charlotte protected her aunt against the malafide arguments of people। और इसीलिए शार्लोट क्या चाहती थी कि वो अपनी आंट को प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि वो एक काइंड लेडी थी कि नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता था इस बारे में। तो जो भी आर्ग्यूमेंट थे लोगों के, कि जैसे कि लोग सोचते हैं या कहते हैं कि उनके पास ये हार कहाँ से आया, जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना महंगा हार उनकी चाची के पास, उनकी आंट के पास हो सकता है, क्योंकि उनके अंकल उनको वो नहीं दे सकते थे, तो वो आया कहाँ से। तो जो लोगों का रिएक्शन था उसके अगेंस्ट गई शार्लोट। उनका ये फर्स्ट रिएक्शन उन्होंने बाद में दिया जब उनको पता चला, तो उन्होंने क्या किया था। और यहाँ पर आपका ये भी आंसर आएगा कि उन्होंने फिर उसे वो वापस लेकर आती हैं ऑर्थर के पास और उसको रियलिटी बताती हैं और उसको वापस कर देती हैं। लेकिन ऑर्थर फिर वही सेम रिएक्शन देते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं शार्लोट से कि नहीं, मैं कह चुका हूँ कि ये हार रियल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। What did author do with the jewelry as he told Charlotte? अब 15th क्वेश्चन में देखिए, क्योंकि शार्लोट ने उस ज्वेलरी को क्या किया, ऑर्थर को जब वो वापस करती हैं, What did author do with the jewelry? और ऑर्थर ने उसके साथ क्या किया नेकलेस के साथ, और फिर उसने शार्लोट को क्या बताया, मीन्स उसने क्या किया और क्या बताया। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों सिमिलर हैं। जो उसने उस ज्वेलरी के साथ किया, क्या उसने शार्लोट को वही बताया। ऑर्थर सेंड अ कम्युनिकेशन टू शार्लोट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन देयर वाज एन एंटरटेनमेंट इन ईटन स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑर्थर अपनी कजिन शार्लोट को एक मैसेज सेंड करते हैं, और कब करते हैं, जब सीजन का एंड आता है, कि देयर वॉज एन एंटरटेनमेंट, कहाँ पर, एटन स्क्वायर में, कि एटन स्क्वायर में काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। इट वॉज ग्रेस्ड बाई अ वेरी ब्यूटिफुल यंग मैन। इट वॉज ऑर्थर हु हैड ऑन अ लवली नेकलेस एंड वॉज ओवर
फ्लावरिंग विद द प्राइड ऑफ द ornaments। और वो यहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर एक ब्यूटीफुल यंग मैन था जिसने इस एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेट किया और जो काफ़ी सुंदर लवली नेकलेस अपने गले में पहना हुआ था, तो जो चमक रहा था क्योंकि वो शाइन कर रहा था, नेकलेस वो ओरिजिनल था और वो शाइन कर रहा था। और उस उसकी शाइनिंग के कारण, उस नेकलेस की शाइनिंग के कारण वो काफ़ी फील कर रहा था क्योंकि वो जितने भी ऑर्नामेंट्स थे उनमें वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव ज्वेलरी थी। तो यहाँ पर ये ऑर्थर करते हैं उस ज्वेलरी के साथ और वो ये शार्लोट को बताते हैं। शार्लोट को जब इस तरह की स्टोरी बताते हैं तो यहाँ पर जो ये ब्यूटीफुल यंग मैन होता है जिसने उस नेकलेस को पहना हुआ था, वो और कोई नहीं थे। वो कौन थे? ऑर्थर खुद थे। लेकिन वो बताते नहीं है अपनी कजिन को, पूरा सच नहीं बताते हैं। What had Arthur done with the ज्वेलरी? तो अब आर्थर ने उस ज्वेलरी के साथ क्या किया, उस नेकलेस के साथ क्या किया? आर्थर couldn't believe in the genuineness of नेकलेस। उनको विश्वास नहीं आया कि वो इतना ज़्यादा प्रीशियस है, इतना ओरिजिनल है या इतना कॉस्टली वो नेकलेस हो सकता है। तो उसकी ओरिजिनलिटी पर, उसकी जेन्युइननेस पर उनको विश्वास नहीं हुआ। विच कुड पुट अ ब्लेमिश ऑन हिज डिपार्टेड स्टेप मदर। क्योंकि उनको क्या डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर पता चल गया लोगों को कि ये नेकलेस रियल है तो कहीं जो उनकी डिपार्टेड स्टेप मदर है, उनकी डेड मदर हैं, उन पर किसी तरह के कोई ब्लेम ना आ जाए, कहीं लोग उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू ना कर दे। क्योंकि शी हैड बीन अ पुअर लेडी, क्योंकि वो तो पुअर थी, तो उन पर इतना कॉस्टली हार आया तो आया कहाँ से। देयरफॉर ही टुक अप द नेकलेस एंड पुट इट इन द ड्रॉर एंड सेड दस। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस नेकलेस को वो लेते हैं और ड्रॉर के अंदर डाल देते हैं और क्या कहते हैं, यू से आई एम अफ्रेड। देखो आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, मैं डर चुका हूँ, बट आई स्टिल नॉट बी अफ्रेड टू टेक द ज्वेलरी टू बॉन्ड स्ट्रीट। ठीक है, मैं डर गया हूँ। और किस बात से वो डर गए थे? आई एम अफ्रेड, यू से आई एम अफ्रेड। तुम कहती हो ना कि मैं डर गया हूँ, लेकिन मैं क्यों डर गया हूँ? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरी स्टेप मदर के बारे में लोग कुछ गलत ना सोचे। लेकिन अब मैं डरूंगा नहीं, मैं क्या करूँगा, इस नेकलेस को लेकर, इस ज्वेलरी को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? बॉन्ड स्ट्रीट पर जाऊँगा, क्योंकि अब उन्हें पता चल चुका है कि ये रियल है। हाउ वॉज द ट्रूथ ऑफ ऑर्थर डीड रिवील्ड? ऑर्थर की रियलिटी हमें कैसे पता चलती है? क्योंकि ऑर्थर के पास अब वो नेकलेस वापस आ गया था। पहले ऑर्थर ने उसे शार्लोट को दे दिया था ये कहकर कि ये मेरे किसी काम का नहीं है और ये रियल नहीं है। क्योंकि ये रियल नहीं है तो इसकी कोई कॉस्ट मार्केट में नहीं है, इसे तुम चाहो अपने साथ ले जा सकती हो, ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है। लेकिन जब शार्लोट को पता चला कि वो तो ओरिजिनल या रियल था नेकलेस, तो वो वापस उसको किसको दे देती है? अपने कजिन ऑर्थर को दे देती हैं कि ये काफ़ी कॉस्टली है और वही उसका राइट ऑनर है। अब ऑर्थर उसका क्या करते हैं और जो भी वो करते हैं क्या वो सच सामने आता है और किस तरीके से सामने आती है वो सच्चाई बाद में। शार्लोट हैड गोट रेलिक्स फ्रॉम ऑर्थर प्राइम। तो शार्लोट ने जो ये रेलिक्स थी, जो भी ये बची चीज़ें थी, एक याददाश्त थी, रिमेम्बरेंस थी या मेमोरीज थी उसकी आंट की, तो जो भी ये रेलिक्स थे वो उन्हें कहाँ से मिले थे? उनको अपने कजिन ऑर्थर प्राइम से मिले थे। द नेकलेस वॉज मेड विद रियल पर्ल्स। और नेकलेस किसका बना हुआ था? सच्चे मोतियों का बना हुआ था। बट ऑर्थर थॉट इट टू बी पेस्ट। लेकिन ऑर्थर को लगा कि ये तो एक कॉपी है, ये आर्टिफिशियल है, सिंपल ये एक इमिटेशन है या पेस्ट है, लेकिन लग ऐसे रहा है जैसे कि ये रियल है। तो ये सिर्फ क्या था? डिसेप्टिव था बिकॉज ऑफ फेक ग्लास। क्योंकि इसमें जो भी इसकी शाइनिंग थी, जो भी कि इतनी ज़्यादा ब्यूटी अट्रैक्शन इसमें था, वो सिर्फ क्या था? सब कुछ फेक था। ये रियलिटी में इतना ज़्यादा सुंदर नहीं था। बस इस पर डिज़ाइन इस तरीके का है कि ये इसलिए ऐसा ओरिजिनल जैसा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं। मिसिस गाई एग्जामाइंड द नेकलेस एंड केम टू कंक्लूजन दैट इट वॉज मेड ऑफ प्योर पर्ल्स। और ये सिर्फ मिसिस गाई थी जिन्होंने रियलाइज़ किया और कि ये नेकलेस रियल है या अनरियल है, आर्टिफिशियल है या पेस्ट इमिटेशन, ये क्या है। तो वही
इस कंक्लूजन पर पहुंची थी जब एग्जामाइन उन्होंने किया कि एक सच्चे मोतियों का हार है। एंड दिस वे द ट्रूथ ऑफ ऑर्थर डीड वॉज रिवील्ड, और तब पता चलता है कि ऑर्थर का सच क्या था। उन्होंने जो भी काम किया वो सामने सच उनका आ जाता है। किसके थ्रू आता है? मिसेस गाय के थ्रू, क्योंकि उन्होंने ही इसकी रियलिटी पता लगाई थी। अब ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछा गया है। वॉज ऑर्थर अ फूल? क्या वास्तव में ऑर्थर स्टूपिड था? जैसे मिसेस गाई ने कहा कि तुम्हारा कजिन एक ऐस है, वो फूल है, वो स्टूपिड है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये नेकलेस ओरिजिनल है। वाई डिड ही नॉट एडमिट दैट ही हैड सोल्ड इट? और क्या वो वास्तव में फूल था? उसने ये एडमिट क्यों नहीं कर लिया कि उसने उस नेकलेस को बेच दिया है? जब ऑर्थर को रियलिटी पता चल ही चुकी थी कि वो नेकलेस जो शार्लोट बता रही हैं वो रियल है, वो ओरिजिनल है, और ऑर्थर को भी पता चल चुका था, तो उन्होंने सच क्यों नहीं बताया कि उन्होंने उस नेकलेस को मार्केट में बेच दिया है? ऑर्थर वॉज नॉट अ फूल। ऑर्थर बिल्कुल भी क्या नहीं थे? स्टूपिड नहीं थे, बट वो कॉन्शियस और कॉशियस, लेकिन वो कॉशियस थे, मीन्स कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से केयरफुल थे। एनफ दैट नबडी कुड पुट एनी ब्लेमिश अपॉन हिज डिपार्टेड स्टेप मदर। और वो पूरी तरह से सावधान थे। क्या सोचकर वो इतने कॉशियस थे कि कोई भी उनकी डेड स्टेप मदर को ब्लेम ना कर सके। ओके, किसी को भी ये ना पता चले कि उनकी ये नेकलेस ओरिजिनल था, इतना कॉस्टली था, तो उनकी मदर के पास कैसे आया? क्योंकि उनके फादर इतने पुअर थे कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो डेफिनेटली उनके फादर ने तो उसको, उनकी स्टेप मदर को वो क्या नहीं दिया होगा? उनको गिफ्ट नहीं दिया होगा, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और फिर वो उनके पास नेकलेस कहाँ से आया? तो लोगों को बातें बनाने का मौका ना मिले, इसीलिए वो फूल नहीं थे बल्कि पूरी तरह से केयरफुल थे, अवेयर थे इस बात के लिए, उन्होंने सावधानी रखी। ही हैड सोल्ड द नेकलेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश एंड थिंकिंग इट टू बी पेस्ट। और वो मालिक थे उसके, क्योंकि उनका ही हक था उस नेकलेस पर, वो उनकी स्टेप मदर की प्रॉपर्टी थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसको, उनकी डिज़ायर थी, उनकी अपनी इच्छा थी कि वो उसको क्या करें? नेकलेस को बेचें। एंड थिंकिंग इट टू बी पेस्ट, और उन्होंने उसे क्या सोचा कि ये क्या है? सिंपल एक पेस्ट है। इफ़ इट वॉज अ गिफ्ट टू हिज स्टेप मदर देन इट कुड पॉइंट टू हर बैड कैरेक्टर। और अगर ये गिफ्ट है, उनकी स्टेप मदर को किसी ने गिफ्ट दिया है, तो फिर पॉइंट किया जा सकता है, मीन्स लोग क्या सोचेंगे कि उनकी स्टेप मदर का कैरेक्टर इतना अच्छा नहीं था जैसी उनकी इमेज बनी हुई थी, बल्कि उनका कैरेक्टर कैसा निकल कर सामने आएगा कि उनकी स्टेप मदर का एक बैड कैरेक्टर था, और उनको पता नहीं कौन किस तरह के लोग उनको गिफ्ट दिया करते थे, वो भी इतने कॉस्टली, विच ही कुड नॉट टॉलरेट। और ये बात बिल्कुल भी ऑर्थर टॉलरेट नहीं कर सकते थे कि उनकी मदर के बारे में कुछ भी गलत कहा जाए, सिर्फ किसके कारण? उस नेकलेस के कारण। सो ही डिडंट एक्वाइंस दैट ही हैड सोल्ड द नेकलेस। और एक्विंस से मतलब कि कभी भी उन्होंने फिर इस बात को एडमिट ही नहीं किया कि उन्होंने वो नेकलेस बेच दिया है, क्योंकि बेचा किसे जाता है? जो ओरिजिनल होता है। और अगर वो ये एडमिट करते, अगर वो ये कन्फेस करते कि मैंने नेकलेस बेचा है, तो फिर इसीलिए ऑर्थर एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन्होंने मार्केट में उस नेकलेस को बेच दिया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th वन। विच साइड ऑफ ऑर्थर्स कैरेक्टर इज रिवील्ड थ्रू दिस इंसिडेंट्स दैट ही सोल्ड द ज्वेलरी बट वुड नॉट एडमिट इट? अब यहाँ पर ऑर्थर का कौन सा कैरेक्टर सामने आता है, कौन सा कैरेक्टर रिवील होता है, कौन सी साइड उनके कैरेक्टर की हमें पता चलती है इस इंसिडेंट्स से कि उन्होंने ज्वेलरी को मार्केट में बेच दिया, लेकिन उसके बाद भी वो क्या नहीं करते? एडमिट नहीं करते, मीन्स वो झूठ बोलते हैं और इस बात को किसी भी कीमत पर वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने ज्वेलरी को बेच दिया है। तो यहाँ पर उनके कैरेक्टर की कौन सी साइड हमें पता चलती है? आर्थर आर्ग्यूज दैट द पर्ल्स आर इंडीड रोटन पेस्ट। और वो बार बार सिर्फ इसी बात पर आर्ग्यू करते हैं कि नहीं, नेकलेस रियल नहीं था, वो सिर्फ एक पेस्ट था, रोटन था, वो पूरी तरह से बेकार था, उसके जो भी पर्ल्स थे वो क्या थे?
वो सारे पर्ल्स नकली थे, आर्टिफिशियल थे और सिर्फ एक पेस्ट थे। एंड ही डज नॉट बिलीव, और वो बिल्कुल भी शार्लोट का जो असर्शन होता है, उनका जो स्टेटमेंट होता है शार्लोट का, जो वो कहती हैं शार्लोट की नहीं वो रियल है, रियल है, वो बिल्कुल भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। दैट दे आर इंडीड रियल एंड प्रीशियस, कि मोतियों का हार जो नेकलेस है वो रियल है, और क्योंकि वो रियल है इसलिए वो काफ़ी प्रीशियस है, कॉस्टली है। लेटर शार्लोट लर्न्स, और बाद में शार्लोट को क्या पता चलता है, किसके थ्रू, मिसिस गाय के थ्रू, दैट ऑर्थर हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ दोज पर्ल्स बाय पुटिंग अप देम फॉर सेल, कि ऑर्थर ने उस नेकलेस को, उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया उसे। दस ही डिसीव्ड हर, और ऐसा कर कर ऑर्थर ने क्या किया, शार्लोट को चीट किया है, उसको धोखा दिया है, क्योंकि उसने झूठ बोला। सो ही इज पोर्ट्रेट एज अ मैन हु इज इंटरेस्टेड इन अपीयरेंसेस एंड नॉट जेनरस, और यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर सामने आता है ऑर्थर का, कि वो क्या है, वो जेनरस नहीं है। और ये उनका कैरेक्टर का पोर्ट्रेल है कि जो भी अपीयरेंसेस हैं वो सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड हैं। अपीयरेंसेस से मतलब कि जो भी शो ऑफ होता है, दिखावा होता है, सिर्फ वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं, और वो जेनरस नहीं हैं बिल्कुल भी, वो एक काइंड हार्टेड नहीं है, इमोशनल नहीं है, और जो रियलिटी होती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऑर्थर अपीयर्स टू ब्रूड विदाउट सोरो, और यही बात उनके कैरेक्टर की जब हमारी शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है तो शार्लोट ने उनके इस कैरेक्टर की साइड को स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया था कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। ही अपीयर्स टू ब्रूड विदाउट सोरो, और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन भी आपका ये पूछा गया था कि वो बिना किसी दुख के दुखी या थॉटफुल दिखाई देते हैं, जबकि उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं था। अब लास्ट वन क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, जब हमारी स्टोरी का एंड होता है तो मिसिस गाय शी कुड ओनली वंडर एंड पिटी वाई, तो मिसिस गाय सिर्फ क्या रहती हैं, वो वंडर में रहती हैं, मीन्स उनकी जो सिचुएशन होती है दैट वॉज बोथ, वो दोनों सिचुएशन होती है पिटीफुल भी और वंडरफुल भी। तो ऐसा क्या होता है कि मिसिस गाय को इतना ज़्यादा मीन्स वो सरप्राइज्ड होती हैं, और एक तरीके से हमारी उनके साथ पिटी भी होती है, सिंपैथी भी हम उनके साथ रखते हैं। तो क्या होता है, ऐसा क्यों हुआ लास्ट में जाकर इस स्टोरी में, आंसर आप इस तरीके से देंगे। मिसिस गाय, देखिए बहुत अच्छा कैरेक्टर है मिसिस गाय का, वो ऑनेस्ट हैं, प्रैक्टिकल हैं, रेशनल हैं, काइंड हार्टेड लेडी हैं, ग्रीडी नहीं है बिल्कुल भी, और जो भी एडवाइस देती हैं वो बिल्कुल सही देती हैं। शी इज़ मैनेजरिकल and sensuous character of the story. Paced, the story ends with a lurid suggestion, और जो भी वो सजेशन देती हैं किसको, शार्लोट को, वो पूरी तरह से सही होते हैं, उनके एडवाइस उनकी अच्छी होती हैं। That Mrs. Guy might have obtained the necklace from Arthur in a private ट्रांजैक्शन, और जो हमें एक सिंपैथी होती है, पिटी होती है उनके साथ, या कहीं ना कहीं लास्ट में स्टोरी के आते आते एक ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि ऑर्थर ने, क्योंकि वो नेकलेस बाद में फिर हमें किसके पास आता है, वो नेकलेस मिसिस गाय के, एट द एंड ऑफ द स्टोरी मिसिस गाय के पास वो हम नेकलेस देखते हैं, और ये एक कन्फ्यूज़न या डाउट क्रिएट होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि ऑर्थर ने वो नेकलेस मिसिस गाय को दे दिया हो, किसमें, प्राइवेट जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हो, मीन्स वो उसने उसे बाज़ार में ले जाकर बेचा ही ना हो, ज्वेलरी शॉप पर या ज्वेलरी मार्केट तक वो गया ही ना हो, और दोनों के बीच क्या हुआ हो, एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन हुआ हो, एक कंप्रोमाइज़ हुआ हो, और जिसमें मिसिस गाय ने वो परचेज़ कर लिया ऑर्थर से। मीन्स ये भी तो हो सकता है कि ऑर्थर ने वो नेकलेस डायरेक्ट बेच दिया हो ले जाकर किसे, मिसिस गाय को, या मिसिस गाय ने वो नेकलेस परचेज कर लिया हो प्राइवेटली ऑर्थर से। तो ये भी डाउट होता है हमें यहाँ पर, फ्रॉम ऑर्थर इन अ प्राइवेट ट्रांजैक्शन। तो देखिए वो हमारे लिए सिंपेथाइज कह सकते हैं हम कि पिटी हमें क्रिएट होती है मिसिस गाय के साथ, एंड नॉट फ्रॉम आ ज्वेलरी शॉप, क्योंकि मिसिस गाय बताती हैं शार्लोट को कि उन्होंने वो नेकलेस कहाँ से परचेज किया है, ज्वेलरी शॉप से, कि देखो तुम्हारे कजिन ऑर्थर ने इस नेकलेस को एक ज्वेलरी शॉप पर बेच दिया था, और जहाँ से मैं इसे खरीद कर लाई हूँ।
तो मिसेस गाई कहती हैं कि उन्होंने उस नेकलेस को एक ज्वेलरी शॉप से ख़रीदा, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्होंने प्राइवेटली एक ट्रांजैक्शन किया हो, किसके साथ, ऑर्थर के साथ। शी इज़ अ वुमन विद अ स्ट्रॉन्ग अंडरटोन ऑफ सेक्सुअलिटी एंड दिस वे एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी कुड ओनली वंडर एंड पीटी। तो यहाँ पर मिसेस गाई, सस्पेंस है स्टोरी में, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन लास्ट तक आते आते अब यहाँ पर मिसेस गाई का भी जो कैरेक्टर होता है वो पूरी तरह से सिर्फ किस पर बेस्ड रहता है, वंडर पर और पिटी पर। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम के लिए, 20 क्वेश्चंस, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके जो लास्ट ईयर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना एग्जाम के लिए, और आंसर्स आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, आप इनको कितना भी लेंदी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इतना ज़्यादा लेंदी ना बनाएं, क्योंकि आपको ये 5 मार्क्स इस पर मिलेंगे, और आई थिंक ये आपकी हेल्प कर सकते हैं।